नमस्कार। स्वागत है आपका ऐसे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। जितने बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 60 बेहद ही महत्वपूर्ण बेहद ही ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे जो आप लोग के एग्जाम में बच्चों हूबहू जाके मिल सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखिए। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी अभी जो कंटिन्यू किया जा रहा है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को कंटिन्यू किया कराया जा रहा है। जल्द ही सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 8 व 9 प्रवेश परीक्षा की कक्षा की, तो आप इन सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, इसी में से ही प्रश्न मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान में। तो इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ सब्जेक्ट रहेगा उन सब्जेक्ट को भी क्लियर करवाया जाएगा, उन सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देख के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। 1. लाला लाजपत राय, 2. दादा भाई नौरोजी, 3. बाल गंगाधर तिलक और 4. गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो दूसरा विकल्प है दादा भाई नौरोजी, वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता था? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दादा भाई नौरोजी अपने समय के सबसे अनुभवी और सम्मानित नेताओं में से एक थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। हाँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पैसा बाहर जा रहा है। सही कहा। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का कच्चा माल और पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं और भारत को गरीब बना रहे हैं। उनके इस लंबे और निस्वार्थ योगदान के कारण ही उन्हें ये उपाधि दी गई। ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक खुलासा था उस वक्त। चलिए अब बंटवारे के दौर से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न 2। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प है 1. लॉर्ड माउंटबेटन, 2. लियाकत अली खान, 3. मोहम्मद अली जिन्ना या 4. इस्कंदर मिर्जा। इसका सही जवाब है विकल्प 3, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर इतिहास का एक बहुत ही रोचक पहलू है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत ने फैसला किया कि शासन को ठीक से चलाने के लिए कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाए रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रास्ता अलग चुना और मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। तो यहाँ बच्चे अक्सर लियाकत अली खान और जिन्ना के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, और यही एग्जाम का ट्रैप है। याद रखिए, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और जिन्ना गवर्नर जनरल। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब विदेशियों का भारत आना शुरू हुआ था। प्रश्न 3। वास्को दा गामा कैलीकट किस वर्ष पहुंचा था? विकल्प दिए गए हैं। 1. 1492 एडी, 2. 1498 एडी, 3. 1502 एडी या 4. 1502 एडी। सही उत्तर है विकल्प 2, 1498 एडी। ये विश्व इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। देखिए, 1498 से पहले यूरोप के लोगों को भारत के मसाले और रेशम खरीदने के लिए अरब और वेनिस के व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो जमीन के रास्ते से व्यापार करते थे और बहुत भारी मुनाफा कमाते थे। तो वास्को दा गामा ने बेसिकली नया रास्ता निकाल लिया। एकदम, उसने अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए समुद्र के रास्ते सीधे भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया। इस एक समुद्री रास्ते की खोज ने सदियों से चले आ रहे अरब व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़ दिया। मतलब मसालों के व्यापार ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल कर रख दी। बहुत ही दिलचस्प। चलिए अब आज़ादी की लड़ाई की नींव की बात करते हैं। प्रश्न 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं 1. A.O. ह्यूम, 2. व्योमेश चंद्र बैनर्जी, 3. दादा भाई नौरोजी या 4. बदरुद्दीन तरियाबजी। इसका सही जवाब है विकल्प 2, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिन्हें WC बैनर्जी भी कहा जाता है। परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं। लोग A.O. ह्यूम का नाम देखते ही उस पर टिक कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उनका नाम संस्थापक के रूप में बहुत मशहूर है। वही तो,
कॉन्सेप्ट को समझिए। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन 1885 में बॉम्बे में जो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एक भारतीय ने की थी और वो थे W.C. बनर्जी। तो संस्थापक और अध्यक्ष का ये अंतर हमेशा याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? विकल्प है 1 कलकत्ता, 2 लाहौर, 3 लखनऊ या 4 बॉम्बे। सही उत्तर है विकल्प 2, लाहौर। ये घटना 1929 की है और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इससे पहले भारतीय नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, जिसका मतलब था कि राज तो अंग्रेजों का ही रहे, बस हमें अपनी सरकार चलाने में थोड़ी हिस्सेदारी मिल जाए। फिर लाहौर अधिवेशन में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर यह साफ कर दिया गया कि अब हमें कोई आधा अधूरा अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी चाहिए। ये सच में आजादी की लड़ाई का एक नया और आक्रामक अध्याय था। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। भारत में सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस प्रणाली की शुरुआत किसने की? विकल्प है 1 लॉर्ड डलहौसी, 2 लॉर्ड वेल्सली, 3 लॉर्ड क्लाइव या 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है विकल्प 2, लॉर्ड वेल्सली। ये प्रणाली असल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बहुत ही चालाक कूटनीति थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते और कहते कि पड़ोसी राज्यों से आपकी जान को खतरा है, आप हमारी ट्रेंड ब्रिटिश सेना अपने पास रख लीजिए। तो राजा को लगता होगा कि उसकी सुरक्षा हो रही है। हाँ, पर शर्त ये थी कि इस सेना का पूरा खर्च राजा उठाएगा और राजा किसी और देश से बिना अंग्रेजों के अनुमति के कोई संबंध नहीं रखेगा। धीरे धीरे राजा पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता था। बिना सीधे युद्ध किए राज्यों को हड़पने का ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वाह, मतलब सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। अब बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। प्रश्न 7, भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? विकल्प हैं 1 1853, 2 1854, 3 1856 या 4 1858। सही उत्तर है विकल्प 1, 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे, जो अब मुंबई है, से थाने के बीच चली थी। ये सफर लगभग 34 किलोमीटर का था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने ये ट्रेन भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं चलाई थी। उनका मेन मोटिव कुछ और ही था। हाँ, उनका मुख्य मकसद था भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अपने फायदे के लिए बनाई गई चीज ने बाद में पूरे देश को जोड़ दिया। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? विकल्प है 1 रासबिहारी बोस, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 मोहन सिंह या 4 शाहनवाज खान। इसका सही जवाब है विकल्प 2, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज या आईने का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसका मूल विचार कैप्टन मोहन सिंह का था और इसे रासबिहारी बोस ने खड़ा किया था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इसका पुनर्गठन किया और उनकी लीडरशिप ने सब कुछ बदल दिया। एकदम। नेताजी की करिश्माई लीडरशिप ने युद्धबंदियों और आम नागरिकों के अंदर एक ऐसी आग भर दी कि ये फौज अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। नेताजी का नाम ही अपने आप में एक ऊर्जा है। अब थोड़ा विज्ञान की ओर रुख करते हैं। प्रश्न 9, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज के सम्मान में मनाया जाता है? विकल्प हैं 1 रामन प्रभाव, 2 शून्य का आविष्कार, 3 परमाणु सिद्धांत या 4 बोसॉन कण। सही उत्तर है विकल्प 1, रामन प्रभाव या रामन इफेक्ट। महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी। आसान शब्दों में कहें तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसके स्वभाव और रंग में बदलाव आ जाता है, जिसके वजह से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, राइट? बिल्कुल सही। इसी सिद्धांत ने दुनिया को यह समझाया।
इस अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान के इतने जटिल कॉन्सेप्ट को आपने कितनी आसानी से समझा दिया। अगला सवाल कृषि से जुड़ा है। प्रश्न 2, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है 1. MS स्वामीनाथन, 2. नॉर्मन बोरलॉग, 3. वर्गीज कुरियन या 4. विलियम गॉड। इसका सही जवाब है विकल्प 2, नॉर्मन बोरलॉग। यहां प्रश्न पढ़ते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल में विश्व में पूछा गया है। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने गेहूं की ऐसी बौनी और अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार की जिससे पूरी दुनिया में, खासकर मेक्सिको और एशिया में, भुखमरी से करोड़ों लोगों की जान बची। तो अगर भारत के संदर्भ में पूछते तो जवाब अलग होता? हाँ, अगर प्रश्न में भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता तब हमारा उत्तर MS स्वामीनाथन होता। दोनों ही महान वैज्ञानिक हैं, बस हमें प्रश्न के भौगोलिक संदर्भ को ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही काम की टिप है परीक्षा के लिए। चलिए प्रश्न 11 पर आते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? विकल्प है 1. मौलाना आजाद, 2. खान अब्दुल गफ्फार खान, 3. मोहम्मद अली जिन्ना या 4. शौकत अली। सही उत्तर है विकल्प 2, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके पीछे की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एक बहुत ही प्रभावशाली पश्तून नेता थे। और वहां के लोग तो अपने लड़ाके स्वभाव के लिए जाने जाते थे। हाँ बिल्कुल। एक ऐसे इलाके में गफ्फार खान ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक शांतिपूर्ण संगठन बनाया। गांधी जी के विचारों के प्रति उनके इसी गहरे समर्पण के कारण उन्हें सम्मान से सीमांत गांधी कहा जाने लगा। शांति और अहिंसा की क्या मिसाल थे वो। प्रश्न 12 देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? विकल्प है 1. महात्मा गांधी, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. सुभाष चंद्र बोस या 4. भगत सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प 3, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आज भी हमारे देश की धड़कन है। जब नेताजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसे अभिवादन की जरूरत महसूस हुई जो भारत के हर सैनिक को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक सूत्र में बांध सके। तब उन्होंने इस नारे को ऑफिशियल ग्रीटिंग बना दिया। सही पकड़ा आपने। तब जय हिंद को आधिकारिक अभिवादन के रूप में अपनाया गया, जिसका अर्थ है भारत की विजय हो। और आज भी ये नारा हमें गर्व से भर देता है। अब हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। प्रश्न 13, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प हैं 1. तमिलनाडु, 2. केरला, 3. आंध्र प्रदेश या 4. ओडिशा। सही उत्तर है विकल्प 2, केरला। कथकली सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक पूरा नाट्य अभिनय है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका बेहद जटिल मेकअप और भारी भरकम वेशभूषा। कलाकारों को तैयार होने में ही कई घंटे लग जाते हैं। मैंने सुना है इसमें कलाकार बोलते नहीं हैं? बिल्कुल। मंच पर कलाकार एक भी शब्द नहीं बोलते। वे सिर्फ अपने चेहरे की मांसपेशियों, आंखों के मूवमेंट और हाथों की विशेष मुद्राओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी पूरी कहानियां दर्शकों के सामने जीवंत कर देते हैं। यही तो इस कला की खूबसूरती है। चलिए प्रश्न 14 पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस तारीख को हुआ था? विकल्प है 1. 2 अक्टूबर, 2. 14 नवंबर, 3. 23 जनवरी या 4. 23 मार्च। इसका सही जवाब है विकल्प 3, 23 जनवरी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। यह तारीख आज के संदर्भ में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि भारत सरकार ने नेताजी के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये उनकी बहादुरी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रश्न 15, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस जेल में लिखी थी? विकल्प है 1. यरवाला जेल, 2. अहमदनगर किला, 3. अलीपुर जेल या 4. मंडले जेल। सही उत्तर है विकल्प 2, अहमदनगर किला। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने रातों रात कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू को महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद किया गया था। तो उस लंबी कैद के दौरान उन्होंने लिखना शुरू किया। हाँ, वहां की लंबी और एकांत कैद के दौरान ही उन्होंने ये किताब लिखी,
इस किताब में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी के संघर्ष तक भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को एक बहुत ही शानदार तरीके से पिरोया है। जेल की दीवारों के बीच रहकर देश के इतिहास को खोजना सच में अद्भुत है। प्रश्न 16 देखते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है 1. राजा राम मोहन रॉय, 2. स्वामी दयानंद सरस्वती, 3. स्वामी विवेकानंद या 4. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब है विकल्प 2, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी में भारतीय समाज में कई तरह की कुरीतियां और अंधविश्वास फैल गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि हिंदू धर्म का असली और शुद्ध रूप सिर्फ वेदों में है। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एकदम ठीक। समाज को इन अंधविश्वासों से बाहर निकालने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? विकल्प हैं 1. करो या मरो महात्मा गांधी, 2. इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, 3. तुम मुझे खून दो सुभाष चंद्र बोस या 4. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लाला लाजपत राय। इसमें जो गलत सुमेलित जोड़ा है वो है विकल्प 4, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लाला लाजपत राय। ये नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नारों में से एक है, लेकिन इसे लाला लाजपत राय ने नहीं बल्कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उनका पूरा वाक्य था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाकी के तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। हाँ, बाकी तीनों अपनी जगह सही सुमेलित हैं। इस तरह के सवाल हमारी मेमोरी और कॉन्फिडेंस दोनों को चेक करते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी चूक और जवाब गलत हो सकता है। अब बात करते हैं एक और समाज सुधारक की। प्रश्न 18, सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? विकल्प है 1. 1829, 2. 1856, 3. 1872 या 4. 1929। सही उत्तर है विकल्प 1, 1829। सती प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी की चिता पर बैठा दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ एक लंबा और कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर इसका विरोध किया था ना? हाँ, उन्होंने साबित किया कि किसी भी धर्म में इस प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है। उनके इन्हीं अथक प्रयासों के कारण 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर इस प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। अब हम इतिहास से संविधान की ओर चलते हैं। प्रश्न 19, भारतीय संविधान में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प है 1. अमेरिका, 2. ब्रिटेन, 3. आयरलैंड या 4. कनाडा। इसका सही जवाब है विकल्प 2, ब्रिटेन। कानून का शासन सुनने में एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। सदियों से दुनिया में राजाओं का शासन होता था, जहां राजा के मुंह से निकला हर शब्द ही कानून होता था। लेकिन रूल ऑफ लॉ इस विचार को पलट देता है। इसका मतलब है कि देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, कानून ही सर्वोच्च है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समानता और न्याय का बेहतरीन कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से अपनाया था। यानी राजा बड़ा नहीं, कानून बड़ा है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 20, रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? विकल्प है 1. थॉमस मुनरो, 2. लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3. होल्ट मैकेंजी या 4. वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर है विकल्प 1, थॉमस मुनरो। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। रॉयत का सीधा सा मतलब होता है किसान। अंग्रेजों को लगान या टैक्स चाहिए था। इससे पहले जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें अंग्रेज जमींदारों से टैक्स लेते थे और जमींदार किसानों का शोषण करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इन बिचौलियों को हटा दिया जाए। सही कहा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने सोचा कि बीच के इन जमींदारों को हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने रॉयतवारी व्यवस्था शुरू की, जिसमें ब्रिटिश सरकार और सीधे रॉयत यानी किसान के बीच टैक्स का एग्रीमेंट होता था। मतलब बिचौलियों को हटाकर सीधा किसानों से डील करना। प्रश्न 21 पर आते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है 1. बेगम हजरत महल, 2. तात्या तोपे, 3. कुंवर सिंह या 4. नाना साहिब। इसका सही जवाब है विकल्प 3, कुंवर सिंह।
1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह की कहानी अदम्य साहस की मिसाल है। जब ये विद्रोह शुरू हुआ तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। 80 साल की उम्र में जब आमतौर पर लोग आराम करते हैं, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और छापामार युद्ध यानी गिरिला वॉरफेयर की तकनीक से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 80 साल की उम्र में ऐसा जुनून सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब इसी विद्रोह से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 22। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है 1 लॉर्ड डलहौजी, 2 लॉर्ड कैनिंग, 3 लॉर्ड रिपिन या 4 लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है विकल्प 2 लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और उन्हें इस पूरे विद्रोह को झेलना पड़ा। इस विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को इतना डरा दिया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन हमेशा के लिए छीन लिया और उसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। हाँ, इसी बदलाव के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय भी बनाया गया। मतलब एक विद्रोह ने पूरी सत्ता का ढांचा ही बदल दिया। प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प हैं 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 सी राजगोपालाचारी, 3 लॉर्ड माउंटबैटन या 4 जेबी कृपलानी। आरतीय जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ही थे, लेकिन 1948 में जब वो वापस गए तब सी राजागोपालाचारी को ये पद सौंपा गया। वो इस पद पर बैठने वाले पहले भारतीय थे, राइट? बिल्कुल। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये पद ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। इसलिए वो पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोनों रहे। एक शब्द भारतीय कैसे पूरे जवाब को बदल देता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न 24। गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? विकल्प हैं 1 1930, 2 1931, 3 1932 या 4 1942। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 1931। इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था। अंग्रेज परेशान हो गए थे। लंदन में भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के बिना उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने समझौता किया। हाँ, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी के साथ ही राजनीतिक समझौता किया गया ताकि गांधी जी आंदोलन रोककर लंदन जाने के लिए राजी हो जाएं। मतलब अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। प्रश्न 25। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया? विकल्प हैं 1 हिंदी, 2 मराठी, 3 अंग्रेजी या 4 गुजराती। सही उत्तर है विकल्प 2 मराठी। लोकमान्य तिलक ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता को खड़ा करना है तो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। इसलिए उन्होंने 2 प्रमुख अखबार शुरू किए, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। केसरी अखबार ने तो महाराष्ट्र के युवाओं में एक अलग ही जगह भर दी थी। एकदम। तिलक के तेज तरार लेखों के कारण अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक कहने लगे थे। अखबारों की ताकत सच में उस दौर में सबसे बड़ी थी। चलिए अब वापस विदेशी शक्तियों पर आते हैं। प्रश्न 26। भारत में व्यापार के लिए आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? विकल्प हैं 1 पुर्तगाली, 2 अंग्रेज, 3 फ्रांसीसी या 4 डच। इसका सही जवाब है विकल्प 3 फ्रांसीसी। अगर हम इसके आने का क्रम देखें तो इतिहास को समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और इन प्रमुख शक्तियों में सबसे अंत में 1664 के आसपास फ्रांसीसी आए। बाद में तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भयंकर युद्ध भी हुए थे। हाँ, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अंततः अंग्रेज भारी पड़े। तो जो सबसे आखिर में आए उनका मुकाबला सबसे मजबूत अंग्रेजों से हुआ। प्रश्न 27। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? विकल्प है 1 1757, 2 1764, 3 1857 या 4 1947। सही उत्तर है विकल्प 1 1757। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि धोखेबाजी की कहानी थी। क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था ना? बिल्कुल।
क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। इसी युद्ध में जीत के बाद से ही भारत में अगले 200 सालों के ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव रखी गई थी। एक धोखे ने देश को 200 साल की गुलामी में ढकेल दिया। अब हम आजादी के अंतिम चरण के करीब हैं। प्रश्न 28। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? विकल्प है 1 1920, 2 1930, 3 1942 या 4 1947। सही उत्तर है विकल्प 3, 1942। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेजों की नीयत को देखते हुए महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में ये अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इसी समय गांधी जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया था, करो या मरो। अंग्रेजों ने तो सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था, फिर भी आंदोलन चला। हाँ, ये आंदोलन इतना मजबूत था कि बिना किसी बड़े नेता के भी आम जनता ने इसे अपने दम पर आगे बढ़ाया। ये जनता की असली ताकत थी। अब देश आजाद हो गया है तो नियम कानून की बात करते हैं। प्रश्न 29। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 डॉक्टर BR अंबेडकर, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या 4 सरदार पटेल। इसका सही जवाब है विकल्प 2, डॉक्टर BR अंबेडकर। हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा है, अलग अलग धर्म, जातियां, भाषाएं, इन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए एक बेहतरीन संविधान की जरूरत थी। संविधान सभा ने कई समितियां बनाई थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था प्रारूप समिति का, जिसका काम पूरे संविधान को व्यवस्थित रूप से लिखना और उसका ढांचा तैयार करना था। और डॉक्टर अंबेडकर की कानूनी समझ ने इसे मुमकिन बनाया। बिल्कुल, उनकी अद्भुत कानूनी समझ और दूरदृष्टि के कारण ही ये विशाल काम पूरा हो पाया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पर। प्रश्न 30। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? विकल्प है 1 रविंद्रनाथ टैगोर, 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 प्रेमचंद या 4 मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है विकल्प 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी और बाद में इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। ये गीत आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, अक्सर लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। एकदम सही। दोनों में ये अंतर हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत ही शानदार। इसी के साथ हमने अटल आवासीय विद्यालय मॉडल पेपर के सभी 30 प्रश्नों का सफलतापूर्वक और बहुत ही गहराई से विश्लेषण कर लिया है। सभी सुनने वालों को इस ज्ञान से भरे सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आप सभी को बधाई। अगर आप लोग आज के इस पूरे सत्र को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये 30 प्रश्न कोई बिखरी हुई जानकारी नहीं है। 1498 में वास्को दा गामा के आने से लेकर अंग्रेजों की चालाकियां, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और फिर एक महान संविधान के निर्माण तक, ये सभी सवाल असल में हमारे देश के बनने की एक पूरी और बहुत ही खूबसूरत कहानी कहते हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं जी। प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विकल्प हैं 1 मूल शंकर, 2 नरेंद्रनाथ दत्त, 3 वर्धमान या 4 गदाधर चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 नरेंद्रनाथ दत्त। और अक्सर परीक्षार्थी मतलब मूल शंकर और नरेंद्रनाथ में उलझ जाते हैं। बिल्कुल उलझते हैं। देखिए, मूल शंकर असल में स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था जी। इसे बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी सुपर हीरो का एक असली नाम होता है, जी। वैसे ही संन्यास लेने और स्वामी विवेकानंद बनने से पहले बचपन में उन्हें नरेंद्रनाथ ही कहा जाता था। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। चलिए प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 2 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प 1 1784, विकल्प 2 1790, विकल्प 3 1805 या विकल्प 4 1815। इसका सही उत्तर विकल्प 1 है 1784। और ये स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, राइट? हाँ, सर विलियम जोन्स ने।
इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के पुराने ग्रंथों और संस्कृति को गहराई से समझना था। जैसे आज के समय में हम किसी खास विषय को समझने के लिए कोई स्टडी ग्रुप बनाते हैं, ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने भारतीय समाज और कानूनों को समझने के लिए ये सोसाइटी बनाई थी। सही कहा। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? विकल्प 1 सुभाष चंद्र बोस, विकल्प 2 रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प 3 जवाहरलाल नेहरू या विकल्प 4 सरदार पटेल। इसका सही जवाब है विकल्प 2 रविंद्रनाथ टैगोर। चंपारण आंदोलन के बाद है ना? जी, चंपारण सत्याग्रह की शानदार सफलता के बाद गांधी जी के महान कार्यों और निस्वार्थ सेवा को देखकर टैगोर जी ने उन्हें पहली बार महान आत्मा यानी महात्मा कहकर पुकारा था। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अगला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। प्रश्न 4, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प 1 दादा भाई नौरोजी, विकल्प 2 गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प 3 बाल गंगाधर तिलक या विकल्प 4 फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर है विकल्प 1 दादा भाई नौरोजी। और इस किताब का जो मुख्य सिद्धांत है, धन निष्कासन का सिद्धांत। हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसे बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके घर का पानी एक पाइप लगाकर चुपचाप अपने घर ले जाए। दादा भाई नौरोजी ने यही समझाया कि अंग्रेज बिल्कुल वैसे ही भारत का पैसा और संसाधन पाइप के जरिए ब्रिटेन ले जा रहे थे। इस किताब ने अंग्रेजों की आर्थिक लूट की पोल खोल दी थी। बहुत ही सटीक उदाहरण। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर, विकल्प 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू या विकल्प 4 सरदार पटेल। इसका सही जवाब है विकल्प 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का काम संविधान का ढांचा तैयार करना था। बिल्कुल। जैसे घर बनाने से पहले कोई आर्किटेक्ट घर का नक्शा या ड्राफ्ट बनाता है, बिना नक्शे के घर नहीं बन सकता। वैसे ही हमारे देश के संविधान का मुख्य ढांचा डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने ही तैयार किया था। समझ गया। अब हम चर्चा के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो आंदोलन और विद्रोहों पर है। प्रश्न 6 है, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? विकल्प 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प 2 भारत छोड़ो आंदोलन, विकल्प 3 असहयोग आंदोलन या विकल्प 4 स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर विकल्प 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। जब क्रिप्स मिशन कोई ठोस वादा नहीं कर पाया था। एकदम सही। जब अंग्रेजों का क्रिप्स मिशन भारतीयों को आजादी का कोई पक्का भरोसा नहीं दे पाया, तो भारतीयों का धैर्य टूट गया और इसी हताशा में उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का अंतिम और सबसे बड़ा नारा दिया। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? विकल्प 1 तलवार और ढाल, विकल्प 2 कमल और रोटी, विकल्प 3 बाज या विकल्प 4 रुमाल। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कमल और रोटी। ये बहुत ही दिलचस्प है कि उस जमाने में संचार कैसे होता था। हाँ, उस समय आज की तरह व्हाट्सएप या मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो गुप्त संदेश भेजने और क्रांति के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव चुपचाप कमल का फूल और रोटी भेजी जाती थी। ये बिना कुछ बोले अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। क्या बात है। प्रश्न 8B इसी क्रांति से जुड़ा है। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? विकल्प 1 नाना साहेब, विकल्प 2 बेगम हजरत महल, विकल्प 3 कुंवर सिंह या विकल्प 4 खान बहादुर खान। सही उत्तर है विकल्प 1 नाना साहब। और उनके विद्रोह का कारण उनकी रुकी हुई की हुई पेंशन थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने उन्हें बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा मानकर उनकी पेंशन रोक दी थी। इसी अन्याय से नाराज होकर उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की कमान अपने हाथों में ले ली थी। अब प्रश्न 9 की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध नारा जय हिंद किसने दिया था? विकल्प 1 भगत सिंह, विकल्प 2 सुभाष चंद्र बोस, विकल्प 3 चंद्रशेखर आजाद या विकल्प 4 लाला लाजपत राय। सही जवाब है विकल्प 2 सुभाष चंद्र बोस। ये नारा आज भी हमारे रोम रोम में ऊर्जा भर देता है। सही कहा। उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने और एकजुट करने के लिए ये नारा दिया था, जो आज भी पूरे भारत का सबसे बड़ा अभिवादन है। प्रश्न 10 देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? विकल्प 1 सैन फ्रांसिस्को,
विकल्प 2 लंदन, विकल्प 3 टोक्यो या विकल्प 4 पेरिस। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं लड़ी जा रही थी। विदेशों में बसे भारतीय भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। बिल्कुल। अब हम तीसरे भाग संस्थाएं और राजनीति की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? विकल्प 1 बिहार, विकल्प 2 पश्चिम बंगाल, विकल्प 3 महाराष्ट्र या विकल्प 4 गुजरात। सही उत्तर है विकल्प 2 पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर का यह स्कूल अपने आप में बहुत अलग था। हाँ, टैगोर जी का मानना था कि पढ़ाई 4 दीवारों में कैद होकर नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन को प्रकृति के बीच खुले माहौल में पढ़ाई करने के लिए एक प्रयोग के रूप में शुरू किया था। प्रश्न 12, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? विकल्प 1 एनी बेसेंट और तिलक, विकल्प 2 गांधी और नेहरू, विकल्प 3 लाला हरदयाल या विकल्प 4 गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर विकल्प 1 है, एनी बेसेंट और तिलक। होम रूल का मतलब ही स्वशासन है। एकदम सही। होम रूल का सीधा सा मतलब है अपना शासन। इसे ऐसे समझे कि जैसे घर के फैसले घर के लोग ही लें, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। वैसे ही भारत के आंतरिक फैसले भारतीय खुद लें। यही उनकी प्रमुख मांग थी। प्रश्न 13 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर है। चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? विकल्प 1 भारत छोड़ो आंदोलन, विकल्प 2 असहयोग आंदोलन, विकल्प 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन या विकल्प 4 खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब है विकल्प 2 असहयोग आंदोलन। गांधी जी अहिंसा के सख्त समर्थक थे और चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते थे। इसलिए जैसे ही ये हिंसक घटना हुई, उन्होंने तुरंत अपने इस विशाल आंदोलन को रोक दिया। प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? विकल्प 1 गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प 2 चित्तरंजन दास, विकल्प 3 बिपिन चंद्र पाल या विकल्प 4 अरबिंदो घोष। सही उत्तर है विकल्प 2 चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। राजनीति में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, जैसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए हमें एक मेंटर की जरूरत होती है, राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए बोस ने CR दास को अपना मेंटर चुना था। प्रश्न 15 पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? विकल्प 1 गांधी और इरविन, विकल्प 2 गांधी और अंबेडकर, विकल्प 3 कांग्रेस और मुस्लिम लीग या विकल्प 4 नेहरू और बोस। इसका सही उत्तर विकल्प 2 है, गांधी और अंबेडकर के बीच। ये दलित वर्गों के अधिकारों से जुड़ा बहुत बड़ा समझौता था। हाँ, यह समझौता दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण को लेकर हुआ था। इस समझौते ने समाज को बंटने से रोकने और वंचितों को प्रतिनिधित्व देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। चलिए अब चौथे भाग शासन और साहित्य पर आते हैं। प्रश्न 16 है, बंगाल में द्वैत शासन यानी डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? विकल्प 1 रॉबर्ट क्लाइव, विकल्प 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, विकल्प 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस या विकल्प 4 लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है विकल्प 2 वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन मतलब दो लोगों का राज। सही कहा। द्वैत शासन का मतलब था कि पैसे और टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, लेकिन जनता की भलाई की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। हेस्टिंग्स ने इस कंफ्यूजन को खत्म किया और पूरा कंट्रोल सीधे अपने हाथ में ले लिया। प्रश्न 17 देखते हैं। खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती भी कहते हैं, संगठन की स्थापना किसने की थी? विकल्प 1 मौलाना आजाद, विकल्प 2 खान अब्दुल गफ्फार खान, विकल्प 3 मोहम्मद अली जिन्ना या विकल्प 4 शौकत अली। सही उत्तर है विकल्प 2 खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। और इस संगठन के लोग जो उनके स्वयं सेवक थे, वे लाल रंग के कपड़े पहनते थे, इसीलिए इन्हें लाल कुर्ती भी कहा गया। ये एक पूरी तरह से अहिंसक संगठन था। प्रश्न 18 मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प 1 लाला लाजपत राय, विकल्प 2 बाल गंगाधर तिलक, विकल्प 3 महात्मा गांधी या विकल्प 4 विनोबा भावे। सही जवाब है विकल्प 2 बाल गंगाधर तिलक। जेल के उस कठिन समय में उन्होंने यह महान ग्रंथ लिखा।
हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल की उन भयानक परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवद गीता के कर्म योग पर आधारित एक नया अर्थ लिखा, ताकि लोग भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय आजादी के लिए कर्म करने को प्रेरित हों। प्रश्न 19। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? विकल्प 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प 2 रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प 3 सरोजनी नायडू या विकल्प 4 इकबाल। इसका सही उत्तर विकल्प 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। ये साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अब प्रश्न 20। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? विकल्प 1 गीतांजलि, विकल्प 2 आनंद मठ, विकल्प 3 गोदान या विकल्प 4 भारत भारती। सही उत्तर है विकल्प 2 आनंद मठ। और ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास देशभक्ति से भरा था और इसमें लिखा गया ये गीत वंदे मातरम आजादी के दीवानों का सबसे बड़ा नारा बन गया था। अब हम 5वें भाग में हैं, जो आजादी की राह से जुड़ा है। प्रश्न 21। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? विकल्प 1 लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प 2 सी राजगोपालाचारी, विकल्प 3 लॉर्ड वेविल या विकल्प 4 लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर विकल्प 2 है, सी राजगोपालाचारी। इसमें अक्सर लोग माउंटबेटन सोच लेते हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर है। लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जरूर थे, लेकिन वे आखिरी अंग्रेज थे। उनके बाद आजाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही बने थे। ये बहुत ही काम की जानकारी है। प्रश्न 22। दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ, उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? विकल्प 1 लॉर्ड मिंटो, विकल्प 2 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, विकल्प 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड या विकल्प 4 लॉर्ड इरविन। सही जवाब है विकल्प 2 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी दरबार में राजधानी बदलने का ऐलान हुआ था। बिल्कुल सही। कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी को दिल्ली लाने का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक ऐलान हुआ था, वो इसी दरबार के दौरान किया गया था। प्रश्न 23। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प 1 बाल गंगाधर तिलक, विकल्प 2 महात्मा गांधी, विकल्प 3 विनायक सावरकर या विकल्प 4 दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर विकल्प 2 है, महात्मा गांधी। गांधी जी ने ये किताब एक समुद्री यात्रा के दौरान लिखी थी। हाँ, जहाज पर सफर करते हुए। और इस किताब में उन्होंने बहुत ही गहराई से ये समझाया है कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि असली आज़ादी यानी सच्चा स्वराज क्या होता है। चलिए प्रश्न 24। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? विकल्प 1 जवाहरलाल नेहरू, विकल्प 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प 3 डॉक्टर BR अंबेडकर या विकल्प 4 जगजीवन राम। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश को जोड़ने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। गृह मंत्री का मुख्य काम ही देश को अंदर से संभालना होता है। उन्होंने उस समय की 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों और राजाओं की जमीनों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। प्रश्न 25। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी यानी वॉलंटियर्स थे? विकल्प 1 72, विकल्प 2 78, विकल्प 3 80 या विकल्प 4 90। सही जवाब है विकल्प 2 78। सिर्फ 78 लोगों से शुरू हुई आया। समुद्र तट तक पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों लोगों की एक विशाल भीड़ में बदल गई थी। नमक कानून तोड़ने के संकल्प ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। अब हम अंतिम चरण यानी भाग 6 में पहुंच गए हैं। प्रश्न 26। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? विकल्प 1 1942, विकल्प 2 1946, विकल्प 3 1945 या विकल्प 4 1947। सही उत्तर है विकल्प 2 1946। इसका काम आजादी के हस्तांतरण की रूपरेखा बनाना था। बिल्कुल। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज सत्ता भारतीयों के हाथों में शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सौंपेंगे और संविधान कैसे बनेगा, यह तय करने का काम कैबिनेट मिशन का ही था। प्रश्न 27 इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? विकल्प 1 13 अप्रैल 1919, विकल्प 2 10 मार्च 1919, विकल्प 3 15 अगस्त 1920 या विकल्प 4
26 जनवरी 1930। इसका सही जवाब विकल्प 1 है 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। हाँ, जनरल डायर ने शांतिपूर्ण तरीके से जमा हुए मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं। यह भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। प्रश्न 28। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? विकल्प 1 रास बिहारी बोस, विकल्प 2 सुभाष चंद्र बोस, विकल्प 3 भगत सिंह या विकल्प 4 सुखदेव। सही उत्तर विकल्प 2 है सुभाष चंद्र बोस। जब उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा था, तब जाकर उन्होंने अपनी एक अलग और बहुत ही मजबूत विचारधारा वाली पार्टी बनाई, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम दिया गया। प्रश्न 29। भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? विकल्प 1 लाला लाजपत राय, विकल्प 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प 3 बिपिन चंद्र पाल या विकल्प 4 भगत सिंह। इसका सही जवाब है विकल्प 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि हमने प्रश्न 24 में भी चर्चा की थी, बिल्कुल, उनके इरादे लोहे की तरह मजबूत थे। जिस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, उसी अदम्य साहस के कारण उन्हें ये उपाधि दी गई। और अब इस मॉडल पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प 1 कोलकाता, विकल्प 2 बॉम्बे, विकल्प 3 मद्रास या विकल्प 4 पुणे। सही उत्तर है विकल्प 2 बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। 1885 में ये पहली मीटिंग हुई थी। हाँ, और उस समय बॉम्बे के एक संस्कृत कॉलेज में सिर्फ 72 प्रतिनिधियों के साथ ये सफर शुरू हुआ था, जो आगे चलकर आजादी का सबसे बड़ा मंच बन गया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज हमने देखा कि ये 30 प्रश्न सिर्फ अलग अलग तथ्य या रटने वाली लाइनें नहीं हैं, बल्कि पूरी आजादी की कहानी की कड़ियां हैं। हमने हर एक सवाल की गहराई को समझा। जोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर 1857 में कमल और रोटी का वो गुप्त संदेश पहले ही किसी तरह अंग्रेजों को समझ आ जाता, या फिर दांडी यात्रा में उन 78 लोगों की जगह कोई और शामिल ही नहीं होता, तो क्या आज का हमारा इतिहास वैसा ही होता जैसा हम पढ़ते? इतिहास सिर्फ याद करने की चीज नहीं है, ये उस समय लिए गए विकल्पों और फैसलों का नतीजा है। सचमुच ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। हमारे फैसले ही हमारा इतिहास बनाते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन ऐतिहासिक घटनाओं पर गहराई से सोचते रहिए। नमस्कार।